गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 गणित में हम अभ्यास 1.2 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अभ्यास 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या किया था, एचसीएफ निकालना सीखा था हमने। ठीक है कि एचसीएफ यानी मासा को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे हल किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है हमने। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमको दे रखा है, पहला सवाल है जैसे 120, तो 120 के हमको क्या करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। इसके लास्ट में क्योंकि 0 है तो इसलिए हम इसे किससे देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 × 12 और 0 का 0 आ गया। फिर किससे करेंगे, क्योंकि ये एक सम संख्या है, फिर इसे हम 2 से देंगे, 2 × 3 = 6 और 0 का 0। फिर हम इसे किससे कर लेंगे, 2 से कर लेंगे, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। ठीक है, अब 15 जो है किसके पहाड़े में आता है, 3 के, तो 3 से कर लेंगे, 3 × 5 = 15। फिर 5 से कर लेंगे, 5 × 5। अब हमें क्या करना है, केवल गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 120 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये क्या कहलाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का क्या है, ये रूप है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा सवाल ले लेंगे हम। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, 38 25 दे रखा है। अब इसके लास्ट में क्या है, 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो हम इसे किससे करेंगे, 5 से ही भाग देंगे। ज़्यादातर जिनके लास्ट में 5 होता है उसे 5 से ही भाग दे के देखेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 7 = 35। 35 हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 3, और फिर 5 × 30 और 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर क्योंकि 5 आ रहा है लास्ट में तो फिर दोबारा 5 से भाग दे के देखते हैं। 5 × 5 कितना आ गया, 2, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट में 3 है तो 3 से भाग दे के देखेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 3। फिर किससे कर लेंगे, इसको 3 से कर लेंगे फिर से, तो 3 × 3 और 3 × 7 = 21। ठीक है, अब क्योंकि 17 क्या है, 17 केवल अपनी ही पहाड़े में आता है, इसलिए इसे हम किससे करेंगे, केवल 17 से ही करेंगे। तो 17 × 17। ठीक है, अब इसे हमें किस में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 38 25, ये बराबर हो जाएगा 5 × 5 × 3 × 3 और × 17। तो ये क्या है, संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसकी हमें जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 26, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 × 2 2 × 3 = 6। क्योंकि अब 13 ऐसी संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही इसमें भाग जाएगा, 13 × 13। अब ले लेंगे हम यहाँ पे 91, 91 को किससे करेंगे, हम 7 से करेंगे पहले, 7 × 7 और 7 × 3 = 21। फिर किससे जाएगा ये, 13 से, 13 × 13। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 26 बराबर 2 × 13 और 91 बराबर आ गया हमारा 7 × 13। अब हमें अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। ठीक है, अब मासा क्या होता है,
कि इन दो संख्याओं में हम देखेंगे 26 और 91 में कि कौन सा नंबर एक जैसा है, यानी कि कॉमन है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 13 और 13, और इधर 2 है इधर 7 है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है इसलिए इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 13 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम LCM। LCM का मतलब होता है लासा। ठीक है, अब लासा का मतलब है कि पहले तो जो कॉमन था हमने क्या किया, पहले लिख लिया कॉमन, उसके बाद जितने भी नंबर बचते हैं उन सबको हम लासा में लिख देते हैं। जैसे 13 कॉमन था तो 13 को एक बार लिख लिया, अब कौन बचा यहाँ पे 2 बच गया और 7 बच गया, तो इसको भी हम इसमें लिख लेंगे 2 गुणा 7। ठीक है, इनकी गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 और 26 की गुणा किससे कर लेंगे 7 से, तो 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो कितना आ जाएगा 182। ये आ गया हमारे पास HCF और LCM। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमने यहाँ पे क्या निकाला, HCF और LCM निकाला। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के एक सूत्र होता है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। यहाँ आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो दो संख्याएं, जैसे दो संख्याएं हमारे पास क्या हैं, दो संख्याएं माना A और B हो जाती हैं, तो इसके लिए सूत्र आपके लिए आगे भी काम आएगा सवाल में कि दो संख्याएं यदि A और B हैं तो उनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब दो संख्याएं कहाँ हैं हमारे पास, यहाँ पे 26 और 91, तो यहाँ लिख लेंगे 26 गुणा 91 लिख लिया। ठीक है, HCF कितना है हमारे पास 13 और गुणा 182। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को गुणा करनी है और राइट हैंड को गुणा करनी है, और दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 26 की गुणा पहले हम किससे कर लेंगे 91 से, तो कितना आ जाएगा 9 54 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो कितना आ गया ये 6 6 3 2, तो ये आ गया हमारे पास 23 66। ठीक है, अब हमें किसकी गुणा करनी है, 13 की गुणा 182 से कर लेंगे 13 से, तो 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, यह आ जाएगा 2 8 1, तो ये आ गया 6 6 3 2, तो ये भी आ गया हमारे पास 2 3 6 6। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, इसका मतलब जो हमारा HCF और LCM निकला है वो क्या है, सही है। इस जांच के द्वारा हमने अपने आंसर को चेक कर लिया। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि HCF 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9 दिया हुआ है। हमें इन्हीं संख्याओं का क्या निकालना है, LCM। देखो अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM होता है। तो दो संख्याएं यहाँ पे हम लिख लेंगे, A बराबर लिख लेंगे 306 और B बराबर लिख लेंगे हम 657, लिख लिया हमने। और हमें क्या दे रखा है, HCF, यह हमें दिया हुआ है कितना है, 9 दिया हुआ है। LCM हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में सूत्र पढ़ा था कि A गुणा B यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। हम यहाँ पे मान रख के भी LCM को निकाल सकते हैं। तो A का मान कितना रख लेंगे 306 गुणा B का मान रख लेंगे 657। ठीक है, बराबर HCF का मान रख लेंगे 9 गुणा LCM, ये हमें निकालना है। हमें निकालना है LCM क्योंकि ये 9 क्या है, इसके साथ गुणा में है, और हमें LCM निकालना है। तो ये 306 गुणा 657 के कहाँ चली जाएगी, भाग में, यानी बटे में चली जाएगी। यहाँ लिख लेंगे हम 9।
अब 9 से हम किसी भी संख्या को काट सकते हैं, दोनों में से जो कटेगी। तो 9 से हम 306 को काटेंगे तो 9 तियां 27, कितना बच गया 3, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34 गुणा 657। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 657 की गुणा किससे कर लेंगे, 34 से। तो कितना आएगा 4 सते 28, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, और 4 छिंग 24, 24 और 2 26। फिर 3 से कर लेंगे, 3 सते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, और 3 छंग 18 और 1 19। जोड़ लेंगे 8 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो कितना आ गया ये हमारे पास 22 338। ये हमने लिख लिया। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या है, ये हमको एलसीएम प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से किसी सवाल में वो एचसीएफ भी पूछ सकता है, और कहीं पे एचसीएफ एलसीएम दे के एक संख्या को दे के दूसरी संख्या को भी पूछ सकता है। और ये सवाल क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। बच्चों अब हम अगले अभ्यास करेंगे। अभ्यास है 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके विपरीत मानना है। हम अपने आप मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके विपरीत चल रहे हैं कि हम इसको मान रहे हैं परिमेय संख्या। अब हमें पता है जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्न के रूप में होती है। यानी हम इसे लिख लेते हैं a/b के रूप में। हमने क्या लिख ली, इसको परिमेय संख्या को लिख लिया। यहाँ लिख लेंगे हम a और b क्या है, हमारे पास पूर्णांक है। a और b पूर्णांक हैं, और जब इनका हम क्या निकालेंगे, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक ही होना चाहिए। यानी एचसीएफ जो निकलता है वो एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा इसका, उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर एक के अलावा कोई और आता है तो इसका मतलब वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और क्या होता है परिमेय संख्या के लिए, a और b पूर्णांक है, लेकिन जो वो क्या है हमारे पास, हमने क्या माना है b, तो b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, हर को 0 नहीं लाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वर्ग करने पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, वर्ग करने पर ये हमने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है, यानी a/b के रूप में होती है। हम क्या करेंगे, वर्ग कर रहे हैं दोनों, और वर्ग करेंगे जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ आ जाएगा a/b का स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, ये बचेगा a²/b²। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a² बराबर हो गया 5 b² के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि a² जो है, a² क्या है, 5 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ पे क्या है, 5 से विभाज्य है। तो इसका मतलब a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, होगा। ये अभी हमारी क्या चल रही है, केवल कल्पना चल रही है। कल्पना के अनुसार हम इस सवाल को कर रहे हैं, सवाल के विपरीत जाके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे इसमें कि a बराबर किसके मान लेते हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि माना a बराबर किसके मान लिया हमने, 5c के मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5a बराबर 5c को कहाँ रख लेंगे, समीकरण 1 में। a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में a² है तो क्या आ जाएगा, 5c का स्क्वायर आ गया।
ये बराबर हो गया 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25c स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5b स्क्वायर। तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर के आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, b स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब हमने देखा a और b दोनों किससे विभाज्य हैं, 5 से। a और b दोनों किससे विभाज्य हो रहे हैं, 5 से विभाज्य हैं। लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं तो a और b दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना आया है, 5 आया है। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारी कल्पना के क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो हम लिख लेंगे परंतु यह क्या है, हमारी कल्पना के विपरीत है। विपरीत का मतलब हमने इसे क्या माना था, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के लिए शर्त रखी गई थी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कितना होना चाहिए, 1। लेकिन ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसलिए ये क्या हो गया, हमारी कल्पना के विपरीत हो गया। इसलिए √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इससे सिद्ध कर लिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया कि a और b दोनों किससे हैं, 5 से विभाज्य हैं। लेकिन हमने कहा था कि ये √5 जो है परिमेय संख्या तब होगी जब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ कितना आया, 5 आया है। इसका मतलब जो हमारी कल्पना थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। हमने तो उसे परिमेय माना, हमारी कल्पना के क्या चला गया, ये विपरीत चला गया। इसलिए हम √5 को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, अब अगला सवाल देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें भी अब हम इसके क्या मानेंगे, अपनी कल्पना से चलेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जो होगी वो किसके रूप में होगी, भिन्न के रूप में होगी, यानी a/b के रूप में होगी। ठीक है, यहाँ पे हम फिर वही लिख लेंगे, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। और क्या होना चाहिए, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी b को 0 नहीं होना है। ठीक है, और क्या लिख लेंगे, इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने माना है कि 3 + 2 √5 बराबर किसके है, a/b के। क्या ले लेंगे हम, 2 √5 बराबर a/b माइनस का 3। जो ये संख्या है इसको कहाँ ले जाएंगे हम, परिमेय संख्या के साथ ले गए। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। अब ले लेंगे हम √5 बराबर कहाँ जाएगा, भाग में 1/2 a/b माइनस 3। ठीक है, अब क्योंकि a/b जो है एक परिमेय संख्या है तो a/b माइनस 3 ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और 1/2 a/b माइनस 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जो हमारा दायां पक्ष है ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन हमने √5 को हमें पता है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पे दोनों क्या हैं, बराबर हैं, जो कि क्या है सही नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के
बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारी कल्पना के विपरीत हो जाएगा। और हम क्या करेंगे कि पूरी संख्या जो है 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि 1/2 a/b - 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है, परंतु क्या है, √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जो होती है, यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या है, बराबर है। परंतु ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकती है। और यह क्या है, परंतु यह संभव नहीं है। ठीक है, जब परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कल्पना थी कि हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ये क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए क्या हो गया, यह हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है, हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि पहले हमने √5 को क्या प्रूव कर लिया था कि अपरिमेय संख्या है। अब हमने 3 + 2 √5 को भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया। बच्चों, अब हम करेंगे अगले अभ्यास 1.4। 1.4 में क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 13/31 25। हमें जो ऊपर 13 क्या है, अंश, और 31 25 क्या है, हर। हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो हम 31 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो इसलिए हम इसे 5 से ही करेंगे। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 × 6 = 30, बच गया 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर किससे करेंगे, 5 से, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे 5। देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, अंश कितना है 13 और हर कितना है 31 25। 31 25 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ क्या है, इसका लास्ट वाला अंक जो है 5 है, इसलिए हम 5 से कर रहे हैं। तो 5 से 31 में कितनी बार गया, 6 बार, बच गया 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर किससे करेंगे हम, 5 से, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर किससे करेंगे, 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर क्या हमने 5 से, 5 पंजे 25 और 5 से करने पे 5 × 5। देखो, जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया 5 की घात 5। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे कहेंगे शांत। अब देखो, हमने इसे शांत क्यों कहा है, यदि क्या होता है, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 और इनकी पावर मान ले अगर हम, तो 2 की पावर जैसे मान लिया m, या 5 की पावर n, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होता है, रूप में होता है, तो जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है।
ठीक है, तो क्या कहा आपको, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होता है। तो जो हमारा दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, वो क्या होता है, शांत होता है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा कि 13/5 की घात 5 है। अब क्या कहा आपको, या तो 2 के रूप में भी हो सकता है या 5 के रूप में भी हो सकता है, या ये दोनों अंक जहाँ पर होते हैं वहाँ पे दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 64/455। ठीक है, अब इसके भी हमें क्या करने हैं, 455 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से ही करते हैं। 5 से करने पे 5 9 45 और 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे कर लेंगे, 7 से कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, फिर 13 से कर लेंगे, 13 एकम 13। तो हमें जो हर के अभाज्य गुणनखंड मिले वो क्या मिले, कितने मिले हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13। देखो हमने क्या कहा था कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में होते हैं तो वो क्या होता है, शांत। लेकिन हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और होते हैं तो वो क्या होता है, अशांत। तो हम क्या कारण देंगे इसका, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या है, 5 के अलावा, 5 के अलावा 7 तथा 13 भी हैं, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, अशांत कह दिया। ठीक है, अब ऐसा ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 में तो अभाज्य गुणनखंड करे हुए हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पे जो है हर जो है 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में जो है आपका जो दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है वो ये है कि जो संख्या शांत है उनको हमें दशमलव के रूप में उनका निरूपण करना है। ठीक है, जो शांत होती है वही दशमलव में बदलती हैं। अब हम क्या करेंगे कि जैसे शांत, शांत कौन सी है, ये है शांत, और कौन है, ये है शांत। चलो इसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने ले लिया इसका 3, हमें इसे दशमलव में बदलना है। क्या है, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब दशमलव लाने के लिए हर के अभाज्य गुणनखंड हमेशा किस में होने चाहिए, 2 और 5 के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये 23 ऐसी रहेगा, दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 की घात 3 है, जो बड़ी घात है उसके बराबर दूसरी की संख्या की घात को ही बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 5 की घात 2 था, लेकिन हमें यहाँ कितना बनाना है, 5 की घात 3। तो इसका मतलब 1 और 5 हमें चाहिए। अब हमने हर में गुणा किया है तो हम उसको कहाँ करेंगे, अंश में भी करेंगे, क्योंकि हर में ही गुणा करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या लिख लेंगे हम, 23 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 1 11। नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो गई। नीचे घातें क्या हो गई, समान हो गई। अब हम इसे कितना लिख सकते हैं, 115/2 गुणा 5 की घात 3, क्योंकि क्या किया हमने, आधार क्या थे, समान नहीं थे, तो आधारों को गुणा कर दिया और घात को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको हम, 115 तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना बनेगा, 2 पंजे 10, 10 की घात 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 115 नीचे आ जाएगा 1000। अब हमें दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के लिए क्या है कि अगर नीचे 1 है, ठीक है, और जितने 0 हैं लगे हुए ऊपर वाली संख्या पर, उतने ही संख्याओं के आगे क्या लगा देंगे, दशमलव। तो 115 तो हमारे पास है ही, और कितने 0 हैं नीचे, 3, तो यानी 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शांत संख्या को दशमलव में क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ये था, अगर इसको हमें दशमलव में बदलना है तो यहाँ पे क्या है, 5 की घात 5 है, तो
तो इसको हम 2 की घात 5 से गुणा और 2 की घात 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये भी दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों अब जो इस एक्सरसाइज के शेष सवाल हैं इसी प्रकार से आप उनको करेंगे और आपको जो इसका लिखित वर्क होगा वो PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा।